नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रचा। दिन की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर गुजरात से है, जहां पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर है। आज वलसाड़ में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद भावनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दूसरी खबर भी गुजरात से है, जहाँ चुनावी तैयारियों के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के कई बड़े लीडर भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तीसरी खबर हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ी है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं। अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी पुरानी पेंशन बहाली को मेंशन कर ट्रंप कार्ड खेल सकती है। साथ ही मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए बड़े ऐलान भी कर सकती है। चौथी खबर भी हिमाचल प्रदेश से है। गृह मंत्री अमित शाह आज नगरोटा, जसवा, परागपुर और ऊना में रैली को संबोधित करेंगे। शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी लेंगे। पांचवी खबर गुजरात से जुड़ी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। अरविंद केजरीवाल चोटीला और राजकोट में रोड शो करेंगे, तो भगवंत मान अहमदाबाद में चुनावी जनसभा करेंगे। छठी खबर 6 राज्यों में हुए उपचुनाव से जुड़ी है। आज सभी 7 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आने हैं। बिहार की मोकामा सीट पर आने वाला नतीजा बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। 7वीं खबर हिमाचल चुनाव से जुड़ी है। चुनाव से इन वक्त पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री ने हिमाचल चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। आज मायावती बद्दी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। 8वीं और आखिरी खबर खेल के मैदान से है। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच रोचक मुकाबला होने जा रहा है। इस मैच की जीत भारत की झोली में सेमीफाइनल का टिकट गिराएगी। 8 बजे की 8 बड़ी खबरें जिस पर रहने वाली है आज हमारी नजर। 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जहां दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र का ये दौरा रहेगा। वलसाड़ में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। भावनगर के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि 2 चरणों में गुजरात विधानसभा चुनाव है। 1 और 5 दिसंबर को मतदान होने हैं। 8 दिसंबर को मतगणना होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र जाएंगे। वलसाड़ में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री भावनगर में एक सामूहिक विवाह में शरीक होंगे। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी अपने गृह राज्य के पहले दौरे पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यज्ञेश दवे ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी दोपहर वलसाड़ जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम शाम के वक्त भावनगर में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सभी दल गुजरात का दौरा कर अपनी पार्टी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने चुनावों को और दिलचस्प बना दिया है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में चुनाव है। पहले फेज की वोटिंग 1 दिसंबर को, जबकि दूसरे फेज की वोटिंग 5 दिसंबर को हुई है। वोटिंग का रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा। और दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां गुजरात में विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई है। गुजरात के दौरे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस रहने वाले हैं। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान मनसुख मांडविया, भूपेंद्र पटेल भी रैली करेंगे। सीआर पाटिल, डॉक्टर भारतीबेन चुनावी सभा करेंगी। गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरकर अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। गुजरात में पीएम मोदी की रैली के अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और भावनगर में सांसद डॉक्टर भारतीबेन श्याल गुजरात में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। साथ ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट भी मांगेंगे। गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग और उसके बाद 8 तारीख को मतगणना होनी है। तीसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। हिमाचल के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा। पुरानी पेंशन बहाली पर यहां ट्रंप कार्ड भी खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए बड़े ऐलान संभव है। जेपी नड्डा के साथ शिमला में कई नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे भारतीय जनता पार्टी का ये घोषणा पत्र जारी हो सकता है। 12 नवंबर को हिमाचल में विधानसभा चुनाव है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे शिमला से लॉन्च करेंगे। संभावना है कि बीजेपी गले की फांस बन चुके ओल्ड पेंशन स्कीम पर ट्रंप कार्ड खेल सकती है। साथ ही चुनाव के मद्देनजर पार्टी के घोषणा पत्र में लोक लुभावने वादे भी शामिल हो सकते हैं।
इस घोषणा पत्र पर न केवल हर वर्ग की नजर रहेगी बल्कि कर्मचारी भी घोषणा पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी के पास केवल एक ओपीएस का ही मुद्दा है। घोषणा पत्र को हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ओपीएस पर कर्मचारियों के बढ़ते दबाव और कांग्रेस की खुली घोषणा के बाद हरकत में आई बीजेपी इस पर अपना दांव खेल सकती है। सीएम जयराम ठाकुर ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। अपने एक बयान में सीएम कह चुके हैं कि ओपीएस को लेकर सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश सरकार इस समस्या को सुलझाना चाहती है। इसके अलावा बिजली के घरेलू उपभोक्ता को राहत देने के लिए बीजेपी बिजली के बिल को 125 यूनिट से बढ़ा सकती है। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शिमला में मौजूद रहेगा। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार घोषणा पत्र दोपहर करीब 2:30 बजे जारी करेंगे। और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में अब बात हिमाचल की ही, जहां हिमाचल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। नगरोटा, जसवा, परागपुर, ऊना में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे और 200 जगहों पर जनसंपर्क अभियान भी चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की रैलियां तेज होती जा रही हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। अपने कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह कांगड़ा जिले के नगरोटा में हनुमान मंदिर दर्शन के बाद थारू मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाह कांगड़ा के जसवा, परागपुर, ऊना में रैलियों को संबोधित करेंगे। अपनी जनसभा को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की 200 जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इसके साथ ही अमित शाह ऊना जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं गुजरात में भी विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में गुजरात के दौरे पर केजरीवाल और भगवंत मान है। केजरीवाल और मान के गुजरात दौरे का आज ये तीसरा दिन है। चोटीला और राजकोट में केजरीवाल का रोड शो है। अहमदाबाद में जनसभा रैली करेंगे भगवंत मान। आपको बता दें कि 5 दिन में 11 रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। 4 से 8 नवंबर तक गुजरात दौरे पर है। गुजरात चुनाव के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हो चली है। आज गुजरात में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के दौरे का तीसरा दिन है। अरविंद केजरीवाल चोटीला और राजकोट में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि पंजाब के सीएम भगवंत मान अहमदाबाद में पार्टी की आवाज बुलंद करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल 4 नवंबर से 8 नवंबर तक 5 दिन के गुजरात के दौरे पर है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल 5 दिन में 11 रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि चुनाव को देखते हुए पिछले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल गुजरात का कई बार दौरा कर चुके हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने चुनावों को और दिलचस्प बना दिया है। 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे और इसके पहले सभी पार्टियां चुनाव की रणनीतियां बनाने में जुट गई हैं। वहीं क्षेत्रीय दलों के सामने भारतीय जनता पार्टी का बड़ा टेस्ट है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के नतीजे क्योंकि आज आने वाले हैं। बिहार की मोकामा सीट पर नतीजे सबसे ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं। मोकामा सीट से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में है। बीजेपी आरजेडी के बीच उपचुनाव का मुख्य मुकाबला देश में 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर है। उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे, इसके लिए सभी जगहों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ, बिहार की मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, तेलंगाना की मुनुगोडे, ओडिशा की धामनगर और हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीटों पर गुरुवार को वोटिंग हुई थी। इन सीटों पर बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इन सभी 7 सीटों में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, एक सीट पर आरजेडी और उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी का कब्जा था। गोला गोकर्णनाथ सीट लखीमपुर खीरी जिले में है। इस सीट से मार्च में बीजेपी के विधायक अरविंद गिरी चुने गए थे। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है।
आपको बता दें बीएसपी और कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारे, इसलिए सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है गोला गोकर्णनाथ में। और ऐसे में आज इन सभी सीटों के रिजल्ट भी सामने आने वाले हैं। गुरुवार को मतदान हुए थे और आज रिजल्ट। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज परिणाम आने वाले हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बिहार का रुख करेंगे, संजीव वहां से जुड़े हुए हैं। बिहार में मोकामा सीट पर जो चुनाव परिणाम आने वो सबसे ज्यादा दिलचस्प माने जा रहे हैं। आज क्या होगा, आरजेडी जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी सीधे टक्कर दे पाएगी उस सीट पर जिस पर अनंत सिंह का कब्जा जमानों से है और नीलम देवी उनकी पत्नी यहाँ पर उतरी हुई है। बिल्कुल, देखिए मुकामा सीट पहले से ही जब उपचुनाव यहाँ पर घोषणा हुई थी और अनंत सिंह जिस तरह से कह सकते हैं कि दूसरी करार हुए थे, उसके बाद से चर्चा थी कि सबसे हॉट सीट रहेगा। देखिए मैं बता दूं 2020 में अनंत सिंह 35,000 से अधिक मतों से जीते थे, लेकिन इस बार उपचुनाव में जेडीयू, आरजेडी और तमाम जो अन्य पार्टियां हैं एक साथ चुनाव लड़ी। बीजेपी और कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोजपा के जो रामविलास गुप्ता है, चिराग पासवान, वो दोनों भी मैदान में उतरे। लेकिन आज 8 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है। पटना के आर्यभट्ट जो विश्वविद्यालय है वहां वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि मोकामा सीट पर जिस तरह से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और सोनम देवी, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। और ऐसे में आज रात ही देखा गया कि अनंत सिंह के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो रात से ही जश्न मना रहे हैं। उनके आवास पर तमाम तरह की मिठाइयां और खाने बनने शुरू हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए पहले भी कहा गया था कि मोकामा सीट पर लगातार कांटे की टक्कर रहेगी और जो जातीय समीकरण वहां है उसके हिसाब से जिस तरह से संजीव, यानी कि ये मान लिया जाए जिस तरीके से वहां तैयारियां चल रही हैं उनके आवास पर, ये मान लिया जाए कि वो अपनी जीत यहाँ पर निश्चित सुनिश्चित कर करके बैठे हुए हैं और यही वजह है कि तमाम तैयारियां कर रहे हैं। आरजेडी के सामने ये अपना किला बचाने वाली बात थी और भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी कि आप अब गठबंधन से अलग हो चुके हैं जेडीयू से, ऐसे में आप जीत सकते हैं या नहीं, एक परीक्षा थी। ठीक है, वीना के पास चल लेते हैं। आदमपुर सीट आप देख रही है, वहां किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में तो आ गए, लेकिन क्या उनके बेटे ये चुनाव जीत पाएंगे? वीना, आपको आवाज मिल रही है? जी 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 वीना, आज यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे अपनी सीट जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, किस तरीके का माहौल है? जी बिल्कुल, अभी इस बारे में तो कहना मुश्किल होगा क्योंकि जितने भी नेता हैं उन सब का जो भविष्य है वो ईवीएम में बंद है। क्योंकि जैसे जैसे ईवीएम है वो खुलती जाएगी, नेताओं का जो भविष्य है सामने आता जाएगा। क्योंकि अब सभी को अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर उनके दिल में ये है कि उनका प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन अभी किसी के भी बारे में कह पाना मुश्किल होगा। ठीक है, गोला गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश, जहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं गोपाल गिरी। गोपाल, गोला गोकर्णनाथ जो कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है, भारतीय जनता पार्टी यहां अपनी जगह बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी? क्योंकि सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो इन्हें कड़ी टक्कर दे रही है, ना कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे ना बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे। देखिए मीनाक्षी, अगर हम गोला विधानसभा की बात करें तो गोला विधानसभा में जो मौजूदा विधायक अरविंद गिरी थे वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार विधायक बने थे और कुल मिला के 5 बार के विधायक थे। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और उनके बेटे अमन गिरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। ये माना जा रहा था कि सिंपैथी वोटों के सारे भारतीय जनता पार्टी अपनी नैया पार कराने के प्रयास में लगी थी। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी जो है उपचुनाव को लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भले ही जो है भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों के उड़न खटोले और मंत्री गली गली मारते घूमते रहे हों और जनसभाएं होती रही हों, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी इस चुनाव को बड़ी मजबूती से लड़ा था। उन्होंने कोई जनसभाएं नहीं की, कोई बड़ी रैली नहीं की, उन्होंने रणनीति बदलकर जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग की है और इसी दावे के साथ उनका यह कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और गन्ना भुगतान जैसे मुद्दे इस बार प्रभावी रहेंगे और हम जो है इस चुनाव में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से अगर हार जीत की बात कही जाए तो कह पाना सुनिश्चित है। चुनाव जो है दोनों पार्टियों ने मजबूती से लड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो है सिंपैथी और उनके अमन गिरी के पिता की जो छवि थी एक जो लोकप्रिय राजनेता के रूप में, उसको प्लस मान के देखा जा रहा है और साथ में पार्टी का साथ तो है ही।
ठीक है गोपाल, आप नजर बनाए रखिए। गोपालगंज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं संजीव, तो यहाँ पर किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? किसकी जीत यहाँ पर हो सकती है गोपालगंज में? बात करते हैं तो 9 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और ऐसे में जो मुख्य मुकाबला है कुसुम देवी और राजद प्रत्याशी जो है मोहन गुप्ता के पीछे। और यहाँ भी देखिए जातीय समीकरण के हिसाब से जो है यहाँ पर टिकट दिया गया था। और ऐसे में दिलचस्प ये है कि साधु यादव की पत्नी यहाँ से उतरी है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो सेंधमारी होगी वोट बैंक में, आरजेडी का एक एमवाई समीकरण है उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि दिलचस्प मुकाबला यहाँ भी है। हाँ, जिस तरह से एक कह सकते हैं कि सहानुभूति वोट जो सुभाष सिंह पूर्व मंत्री रहे हैं तो उनकी पत्नी है तो कुसुम देवी, तो ये देखना होगा कि यहाँ भी हालांकि कांटे की टक्कर है, क्योंकि जो जातीय समीकरण यहाँ तय किया गया है उसके हिसाब से यहाँ टिकट का बंटवारा किया गया था। और कुछ देर के बाद जिस तरह जब ईवीएम खुलने शुरू होंगे, जब कह सकते हैं कि लगातार जो राउंड होता है, 1 राउंड 2 राउंड लगातार जब खुलने शुरू होंगे, तो दोपहर 2 बजे तक मैं बता दूं आपको कि पूरी तरह से मोकामा की बात करें या गोपालगंज की बात करें, इन दोनों ही सीटों के नतीजे आपको सामने दिख जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही जल्द परिणाम जो है वो सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी संजय, और साथ संजीव आपका भी शुक्रिया, और गोपाल आपका भी शुक्रिया, साथ ही वीना आपका भी बहुत शुक्रिया। बात करेंगे 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में आखिरी बड़ी खबर की। हिमाचल चुनाव में आज से मायावती की एंट्री हो गई है। बद्दी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे मायावती। 68 में से 55 सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पंजाब के 30 बड़े बीएसपी नेता करेंगे पार्टी का प्रचार। हिमाचल विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है। इस बार विधानसभा की 68 सीटों में से 55 सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी कार्यकर्ताओं और लोगों में जोश भरने के लिए बद्दी में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंच रही है। बहुजन समाज पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा है कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के सिलसिले में आज बद्दी में एक विशाल चुनावी रैली करेंगी। मायावती की रैली की तैयारियों की सारी अहम जिम्मेदारी पंजाब राज्य को दी गई है, जिसके तहत पंजाब के नेतृत्व से गंभीर चर्चा के बाद जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल ने बताया कि पंजाब बहुजन समाज पार्टी के कामकाज को देखने वाले पंजाब से बीएसपी नेतृत्व के 30 बड़े चेहरों को स्टार प्रचारक के तौर पर चुना गया है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह गढ़ी, विधायक प्रभारी डॉक्टर नचतर पाल, प्रदेश प्रभारी अजीत सिंह बहनी समेत कई पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर, जो आज भारत और जिम्बाब्वे से मुकाबला होने वाला है। भारत जिम्बाब्वे के बीच एमसीजी में ये मैच होगा। मेलबर्न में ये मैच होने वाला है दोपहर 1:30 बजे। जीत दिलाएगी भारत को सेमीफाइनल का टिकट। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर भारत। अगर भारत आज जीत जाती है तो सेमीफाइनल में उसका टिकट पक्का है, लेकिन अगर हार जाती है तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जीत पर, हार पर यह निर्भर करेगा कि अब इंडिया सेमीफाइनल में खेल पाएगी या नहीं। लेकिन पिछले मुकाबले को देखा जाए तो अभी तक इंटरनेशनल 7 मैच जिम्बाब्वे और भारत के बीच में हुए हैं, जिसमें से 5 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की है। और आज अगर भारत जीत जाता है तो सेमीफाइनल में भारत का टिकट, भारत की एंट्री पक्की हो जाएगी। कुछ और बड़ी खबरें आपको बताते हैं। खबर झारखंड से है, जो राजधानी रांची में लगातार दूसरे दिन कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। छापेमारी से तिलमिलाए विधायक ने कहा कि पटना स्थित उनके मकान से इनकम टैक्स को मात्र 600 रुपए मिले। वहीं अब उनकी रांची समेत बैरमो और पटना आवास पर इनकम टैक्स लगातार छापेमारी कर रहा है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया है कि उनके रिश्तेदारों के घर भी छापेमारी की जा रही है और कहीं भी इनकम टैक्स को किसी भी तरह के आपत्तिजनक कागजात नहीं मिले हैं। विधायक अनूप सिंह की माने तो वो और साथी विधायक बीजेपी के खिलाफ शुरू से मुखर रहे हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। खबर तमिलनाडु से है, जहां मदुरै से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई है। बता दें कि मीनाक्षी राजकीय कला महाविद्यालय से बुजुर्ग अपनी बेटी को लेने आए थे, तभी कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। पूरी घटना वहां मौजूद किसी ने अपने कैमरे में कैद की।
और अब खबर यूपी के एटा से, जहां रेलवे में फर्जी नौकरी के नाम पर शादी रचाने आया दूल्हा हवालात जा पहुंचा है। जयमाला के बाद लड़की के परिजनों के सामने दूल्हे के फर्जीवाड़े का भेद खुला। तो पहले तो दुल्हन ने इस लड़के से शादी से इनकार कर दिया और फिर लड़की वालों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हवालात पहुंचा दिया। लड़की वालों ने शादी में खर्च किए गए अपने 20 लाख रुपए वापस कराने की भी पुलिस से मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।